नमस्कार बच्चों, आज अपन अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट का जो अध्याय पहला है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। विविधता की समझ, विविधता की समझ। तो देखते हैं अपन। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए यानी विविधता में समझ, यानी विविधता क्योंकि सभी है एक जैसे नहीं होते। कक्षा के अंदर अपन आप देखते हैं सभी बच्चे हैं वो अलग अलग तरह से बोलते हैं, अलग अलग उनका पहनावा है, उनकी हेयर स्टाइल अलग अलग है। तो गांव के अंदर देख लो, एक जैसे व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सभी अलग अलग है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है। तो अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? कोई साथी है जो आपकी तरह दिखती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। इस पाठ में आप पढ़ेगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। तो लोग हैं जो एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। उसका रहन सहन अलग होता है, पहनावा अलग होता है, बोलने का ढंग अलग होता है। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग-अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। तो वो केवल अलग ही नहीं दिखते लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन-सहन, खान-पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। तो रहन-सहन है वो अलग होते हैं, धर्म भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग-अलग धर्मों के लोग भी होते हैं। उनका खान-पान भी अलग होता है, भाषा भी अलग होती है और त्योहार भी अलग-अलग होते हैं। ये विभिन्नताएँ हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। तो ये विभिन्नता हैं जो हमारे जीवन को क्या बनाती हैं? रोचक बनाती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। तो इस विभिन्नताओं के कारण, भिन्नताओं के कारण क्या है? भारत के अंदर विभिन्नता है। विभिन्नता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएँ विविधता का ही एक भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो इस पाठ का अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन पहले देखते हैं इसके अंदर 3 बालिकाओं का चित्र है। 3 बालिकाओं का चित्र एक जैसा नहीं है। 3 बालिकाओं का चित्र क्या है? अलग-अलग है। इनके बाल लंबे हैं, घने हैं। इनके बाल छोटे हैं। इनके 2 ये चोटी की हुई है और पहनावा है ये भी अलग-अलग है और चेहरे का जो रंग है वो भी अलग-अलग है। तो सभी क्या है? अलग-अलग तरह के होते हैं। तो देखते हैं अपन पाठ। आपकी उम्र के आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? तो ये खाली बक्सा दिया हुआ है। इसके अंदर बच्चों आपको यहाँ चित्र बनाना है और चित्र जो आप बनाओगे वो इन तीनों से भी अलग होगा। तो सभी क्या है? भिन्न-भिन्न है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक-दूसरे से नहीं मिलते। जो तीनों चित्र है वो आपस में एक-दूसरे से नहीं मिलते, सभी अलग-अलग है। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना-अपना एक तरीका होता है। तो सबका है जो चित्रकारी करने का जो तरीका है वो अपना-अपना अलग-अलग होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान-पान आदि में भिन्नता है। तो कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो जिस प्रकार इस चित्र के अंदर भिन्नता है, वैसे क्या है? भिन्न-भिन्न होते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। ये जो भरना है, क्या अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो अपने बारे में क्या है? जानकारी देते हैं। तो बाहर जाते समय में जो पहनावा पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, वहाँ जिसका नाम यहाँ लिखना है, पहनना पसंद करूंगी। तो सभी का बाहर जाने पर अलग-अलग पहनावा होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है। मैं घर में मैं घर में खालिस्तान में बात करती हूँ। तो ये खालिस्तान भरना है। मेरा पसंदीदा खेल, तो खेल सभी का एक नहीं होता। किसी का क्रिकेट है, किसी का हॉकी है, किसी का कबड्डी है, किसी का खो खो है, किसी का लंबी दौड़ है, लंबी कूद है। तो सभी का क्या है? खेल है, अपनी पसंद का खेल है वो अलग अलग है। तो अपनी पसंद का खेल यहाँ भरना है।
और मुझे के बारे में किताबें पढ़ना पसंद करती हैं। तो किसी को इतिहास की किताबें पसंद आती है, किसी को भूगोल की आती है, किसी को हिंदी की किताबें पसंद आती है, कोई है जो कहानियों के मतलब कहानियों की किताबें हैं वो पढ़ना पसंद करते हैं। तो सभी की पसंद क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। तो अपने टीचर के माध्यम से पता करना है कि एक जैसे जवाब कितनों के हैं। तो ज्यादातर है जवाब वो भिन्न भिन्न होंगे। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी हैं जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो, ऐसा शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? तो विद्यार्थी है जो कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं, सभी क्या है, अलग अलग बोलते हैं। इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग है। तो कुछ मामलों में तो क्या है, आप अपने साथियों की तरह ही है, और कुछ मामलों में क्या है, आप अलग अलग हैं। तो देखते हैं आगे, दोस्ती करना। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? तो आपके जो मिलता जुलता ही नहीं है उनसे उनसे दोस्ती करना क्या आसान होगा? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। तो ये पूरी कहानी है, तो पढ़ते हैं अपन। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मैंने क्या है, एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। तो रास्ते के अंदर क्या बेचता था, अखबार बेचता था, और फटे पुराने क्या पहनते थे, कपड़े पहना हुआ था। ये कौन कह रहा है? ये जो साइकिल वाला जो व्यक्ति है, समीर, ये कह रहा है। वैसे इन दोनों का नाम ही समीर है, इनका नाम भी समीर है और इनका नाम भी समीर है। तो देखते हैं आगे। ये क्या लाल बत्ती पर अखबार बेचता था? मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता। तो जो समीर है साइकिल लेके यहाँ से निकलता लाल बत्ती से, तो वो अंग्रेजी का अखबार लेके लहराते हुए पीछे भागता और दिन की जो सुर्खियां होती थी उनको हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में यानी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर उनको चिल्लाकर सुनाता रहता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। तो मैं क्या है कि पटरी के सहारे रुका और उनसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका मुंह है जो खुला का खुला रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो उसने क्या पूछा, आपको क्या हिंदी आती है? मैंने जवाब दिया कि बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा कि मेरे को बिल्कुल हिंदी आती है। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। तो वो बच्चा कह रहा है कि आप तो लगते तो बड़े अंग्रेज हो, लेकिन आपको हिंदी आती है। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं, यानी हिंदी पढ़ भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। तो मैंने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, मैं अंग्रेज हिंदी है जो पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय के साथ हिंदी पढ़ी। तो दूसरे मेरे स्कूल के अंदर दूसरा सब्जेक्ट सब्जेक्ट था, तो उसके अंदर मैंने हिंदी ही पढ़ी थी। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब तो कभी स्कूल नहीं गया। उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया किराई मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। तो क्या है कि बत्ती है जो हरी होगी और मेरे पीछे क्या लगने लग गया, जाम लगने लग गया। इसलिए मैं क्या है उस ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने लगा। अगले दिन वह फिर से वहां पर आया। तो दूसरे दिन गया तो वो फिर से वहां पर अखबार बेच रहा था। वो मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, यानी हिंदी का अखबार लहराते हुए कहा कि भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? तो उन्होंने पूछा था कि सब्जेक्ट क्या है, लेकिन बत्ती है जो अ, हरी हो गई थी, जो मैं निकल गया था,
तो उन्होंने दूसरे दिन पूछा कि सब्जेक्ट क्या चीज है। तो अंग्रेजी का यह शब्द आपकी जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वह है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। तो वो प्रजा के अर्थ के अंदर सब्जेक्ट शब्द का प्रयोग कर रहा था। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद सूखी बत्ती लाल हो गई थी। सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो मैंने पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं। सामने से जवाब क्या आया? मैं कभी स्कूल नहीं गया। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उनसे उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मैं जब इतना ऊंचा था तो तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा, यानी साइकिल की जो सीट थी, गद्दी थी, उन्होंने इशारा किया कि मैं इतना था तब से मैं काम में लग गया था। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। पहले है जो मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं जो काम है ये अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मैंने पूछा कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी होगी और मैं चल पड़ा। तो तब तक बत्ती है जो हरी होगी और मैं आगे निकल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए चुना। वह मेरठ में है और उसके साथ, मेरठ में और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है। तो मेरा नाम क्या है? समीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरी साइकिल डगमगाई और मेरा नाम भी समीर है। तो मेरा नाम भी समीर है। तो दोनों का नाम क्या हो गया? समीर हो गया। और मैंने बताया, क्या आपकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन। समीर का अर्थ क्या होता है? हवा या पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, यानी आप एक समीर और मैं है जो समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाओ समीर दो। हाथ मिलाओ समीर दो, यानी दोनों का नाम समीर समीर है। तो एक का नाम समीर एक हो गया और एक का नाम समीर दो हो गया। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया, यानी कि छोटा सा हाथ था जो मेरी एक हाथ के अंदर नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। मैं आगे तो बढ़ गया था, लेकिन उसकी हाथ की जो गर्माहट है वो अब भी मैं क्या है महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे यानी धर्म के संप्रदाय के आधार पर। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। तो समीर ने क्या कहा? मैं मुस्लिम समीर हूँ। वो बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनसे उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने क्या है नजर ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था। तो अगले दिन वह जो चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिरी कहाँ गया। तो वो है जो लाल बत्ती से कहीं चला गया था। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वही समीर दो हिंदी बोलता है। तो समीर एक है जिसको अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है और समीर दो है उसको क्या आती है? हिंदी आती है। हालांकि दोनों ही भाषाएं अलग अलग हैं। तो दोनों ही भाषा क्या है? अलग अलग है, भिन्नता है। फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, यानी दोनों हैं जो एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने उस उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। तो उनके लिए बात करना जो है अति महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। तो धार्मिक है, धर्म भी अलग है क्योंकि एक समीर हिंदू था, एक समीर है जो मुसलमान था। और उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां वो भी अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, इलाका अलग अलग है, खान पान अलग अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है वही समीर दो मुसलमान है। तो समीर एक है जो
कौन से धर्म का है, हिंदू धर्म का है, और समीर 2 है जो मुसलमान धर्म का है। दोनों में क्या है, भिन्नता है। दोनों में दोस्ती हुई है, दोनों में दोस्ती तो हुई है, लेकिन उनका धर्म है वो अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है। क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे, तो दोनों क्या करना चाहते थे, दोस्ती करना चाहते थे। खाना, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विभिन्नता की पहलू हैं। तो खान पान है, धर्म, भाषा आदि क्या है, विभिन्नता की पहलू है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग है। तो समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 1 है जो स्कूल के अंदर पढ़ाई की थी, और समीर 2 था जिसने कभी पढ़ाई नहीं की और अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं, तो समीर 2 को क्या स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि घर की परिस्थितियों को देखते हुए। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं। तो आप अपने अपने इलाकों में ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जो बहुत पैसे वाले है, उसके घर में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गरीब है, चलने के लिए क्या है, पैरों में चंपल तक नहीं है, और उसकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती है। तो उसका जो घर है वो भी टूटा फूटा है, और भोजन का भी वो जुगाड़ है वो नहीं कर पाता है। ये फर्क उस फर्क से अलग है। तो ये फर्क है जो उस फर्क से अलग है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विविधता का रूप नहीं है। ये क्या है, विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ये जो है रूप गरीबी का, ये विविधता का रूप नहीं है, गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन है। न तो उसके पास कुछ कोई अवसर है, और न उसके पास क्या है, जमीन है, और न पैसे जैसे संसाधन है जो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गरीबी और अमीरी क्या है, विविधता का रूप नहीं है। ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। क्या लोगों के बीच क्या है, असमानता कह दो या गैर बराबरी कह दो। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था है जो असमानता का क्या है, एक और उदाहरण। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते। तो जिस जाति में लोग पैदा होते हैं उसी जाति को वो बदल नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुंभार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुंभार ही होती है, यानी कुंभार के घर में है तो कुंभार है, सुथार के घर में है तो सुधार है, लोहार के घर में है तो लोहार है, सुनार के घर में है तो सुनार है, जैन के घर में है तो जैन है। तो अलग अलग है सभी। जिस जाति के अंदर आपका जन्म होगा वही जाति आपकी होगी, और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी नहीं बदल सकता था। इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई, और आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो गैर बराबरी के विषय में आप अपने अगले पाठों में पढ़ेंगे। देखते हैं आगे, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती हैं। तो विविधता है जो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती हैं। तो देखते हैं, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने। समीर 1 और समीर जो 2 थे वो क्या बने, दोस्त बने। ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। तो आपकी भी सहेलियां हैं जो आपसे क्या होगी, अलग होगी। उनका पहनावा अलग होगा, बोलने का ढंग है वो अलग होगा, खान खान पान अलग होगा। आपने शायद उसके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा। तो जो अपने घर में बनता है उनके घर में अलग बनता होगा। उसके साथ ही अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। तो आपको खुद को कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। तो अच्छी कहानी पढ़ने से क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो आपको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। तो लोग कहानियां लिखते हैं, वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयाँ के बारे में कहानियां लिखी। तो कुछ लोग हैं जो जानवरों के बहुत नजदीक रहे
और उन्होंने जानवरों की दोस्ती की और लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। तो कुछ है जो राजा महाराजा के जो वृत्तांत है वो लिखे, प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। और कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। तो कुछ ने क्या है अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। तो सभी क्या है अलग अलग लिखते गए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। तो कुछ ने जो स्कूल और दोस्तों की जो मधुर यादों से निकल के कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिसकी कहानियां आपसे सुनी या पढ़ी हैं, जिनकी कहानियां हैं जो आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहने हो, लाल एवं सफेद, एक तरह का खाना खाते हो, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कुआ, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। तो देखते हैं आगे, भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। तो भारत क्या है, विविधताओं का देश है। तो भारत के अंदर सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वसुदेव कुटुंबकम के हिसाब से भारत के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत ही शान से रहते हैं। और भारत के अंदर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनका पहनावा अलग अलग है, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, खान पान अलग अलग है। तो भारत क्या है, विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। तो अलग अलग प्रकार का क्या है, खाना खाते हैं। अलग अलग त्योहार मनाते हैं। तो अलग अलग क्या है, त्योहार मनाते हैं। हिंदू धर्म के त्योहार अलग है, मुस्लिम धर्म के त्योहार अलग है, ईसाइयों के त्योहार अलग है, सिखों के त्योहार अलग है, और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो अलग अलग धर्मों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम क्या है, एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। करते हम एक जैसे हैं, लेकिन हम करने का क्या है, तरीका अलग है। हम विविधताओं को कैसे समझे, तो हमें जो विविधताओं को कैसे समझे, करीब दो सवा 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। क्या है, करीब दो सवा सौ वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग एक संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। तो लोग हैं जो पहले भी यात्रा करते थे, लेकिन पहले रेलगाड़ी, हवाई जहाज या बस कार की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी लोग सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, यात्रा करते थे। तो वो कैसे करते थे, देखते हैं। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। तो पहले क्या है, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते हैं। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। तो पहले जो यात्राएं हैं, अभी तो मनोरंजन के लिए भी बहुत यात्राएं होने लग गई है, लेकिन ये यात्रा है ये अक्सर या तो खेती करने के लिए होती थी, या फिर वहां पर जाकर नई जमीन की तलाश में वहां रहने के लिए होती थी, या फिर व्यापार के लिए होती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, क्योंकि पैदल चलते हैं तो क्या है, समय बहुत लगता था। और आज का जो समय है उसमें हवाई जहाज है, बस है, कार है, तो इसमें समय है वो बहुत कम लगता है पहले के मुकाबले। इसलिए लोग नई इस जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। तो जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो वो जाने के अंदर, रास्ते के अंदर उनको बहुत समय लगता था, इसलिए वो लंबे समय तक वहाँ क्या, ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ देते थे, यानी सूखा पड़ गया है तो भी वो अपना घर छोड़ के दूसरे जगह पर चले जाते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे एक नई जगह पर जगह जाकर बच जाते थे। तो उनको जो खाना है वो पेट भर नहीं मिलता था, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। तो कुछ लोग हैं जो काम की तलाश में जाते थे, और कुछ लोग हैं जो युद्ध के कारण घर है जो छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव
आ जाता था। तो नई जगह पर जाते थे तो उनके जो रहन-सहन के अंदर वो क्या आ जाता था, बदलाव आ जाता था। और कुछ चीज़ें वे नई जगह ही अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। यानी नई जगह पर कुछ बदलाव होता था और धीरे-धीरे उसमें क्या है, मिश्रण होता जाता था पुरानी संस्कृति का। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान-प्रदान होता और धीरे-धीरे एक मिश्रित यानी मिली-जुली संस्कृति उभरती। यानी पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति में क्या हो गया, मिश्रण हो गया और मिली-जुली संस्कृति उभरती गई। अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं। तो भौगोलिक स्थिति है वो भी अलग-अलग है। कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ी इलाका है और कहीं जो गर्मी का मौसम है तो कहीं है बर्फीला क्षेत्र है। उससे भी विविधता संपन्न उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। तो समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में क्या है, बहुत ही फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान-पान की आदतों में फ़र्क होगा, केवल कपड़ों और खान-पान की आदतों में फ़र्क नहीं होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे, वे भी अलग होंगे। जो काम करेंगे वो भी क्या होंगे, अलग-अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। तो किस तरह है जो गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इस चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। तो सब्जी शहरों के अंदर लोग हैं जो सब्जी अनाज के लिए क्या है, बाजार पर निर्भर रहते हैं। और गाँवों के अंदर हैं जो लोग हैं जो अपने खेत के अंदर सब्जी है, अनाज ये सभी उगा के शुद्ध पौष्टिक आहार खाते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों पर क्या असर पड़ता है, तो देखते हैं अपन आगे। तो देखते हैं आगे, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। तो यहाँ पर खेती है जो बहुत ही कम संभव है। ये लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ के यहाँ खेती बहुत ही कम संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो बारिश है जो बिल्कुल इस क्षेत्र के अंदर नहीं होती और ये इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। तो ये है जो ऊंचा इलाका है और लंबे समय तक क्या है, बर्फ से ढका रहता है और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। तो बर्फ से ढका रहने के कारण इस क्षेत्र में क्या है, पेड़ बहुत ही न के बराबर उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। तो पीने के पानी के लिए जो लोग हैं जो गर्मी के अंदर जो सर्दियों में जो बर्फ गिरती है उस बर्फ के पिघलने पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं। तो यहाँ के लोग हैं जो एक अलग किस्म की क्या है, खास किस्म की क्या है, भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। जिससे क्या है, पश्मीना ऊन मिलता है। ये ऊन कीमती है, जो इस भेड़ों से जो निकलता है ऊन, ये क्या है, कीमती है। इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। तो पश्मीना शाल है जो क्या है, बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो लद्दाख के लोग हैं जो इस ऊन को बहुत ही सावधानी से क्या है, इकट्ठा करके इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। तो ये जो सालें हैं जो कहाँ बुनी जाती है, कश्मीर के अंदर। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज या मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। तो रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। तो व्यापार के लिए लद्दाख है जो एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं और जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तो उस इलाके में पहुंचते थे तो उसको आज वर्तमानी क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। ये काफिले
अपने साथ मसाले, कच्छा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। तो मसाले हैं, कच्छा रेशम है, दरिया है आदि, ये जो काफिले थे वो लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म है जो तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो लद्दाख को यानी छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। तो 400 साल पहले क्या है, लोगों का यहाँ से इस्लाम धर्म से क्या हुआ, परिचय हुआ, पहचान हुई। और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो अब क्या है, बड़ी संख्या के अंदर क्या रहते हैं, वहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही सुंदर, बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर संगा लद्दाख में काफी प्रचलित है। तो केसर संगा है जो तिब्बत का ग्रंथ है, ये लद्दाख के अंदर क्या है, काफी प्रसिद्ध है, प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों की लोग गाते हैं। तो उनको जो स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध है जो दोनों लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो उस पर क्या कहते हैं, करते हैं, नाटक खेलते हैं। पश्मीना शाल बुनती हुई औरतें, जो ये पश्मीना शाल है उनकी ये बुनती हुई औरतों का चित्र दिखाया गया है। लद्दाख के बाद अपन अब देखेंगे केरल। तो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में एक बसा हुआ राज्य है। तो केरल है जो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये एक तरफ क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो इस पहाड़ी पर क्या उगाए जाते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। तो ये मसालों के कारण व्यापारियों के लिए क्षेत्र है जो बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। तो सबसे पहले अरबी और यहूदी जो व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। तो ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस, ये लगभग 2000 साल पहले केरल आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय है जो थॉमस को ही जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे थे। अरब से कई व्यापारी है जो यहाँ केरल आकर बसे थे। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत के अंदर लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ क्या है, बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो वास्को डी गामा था, ये पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने क्या, यूरोप से भारत का रास्ता खोज निकाला, समुद्री रास्ता। और इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो केरल के लोग है जो विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। तो जो ये जाल हैं जो मछली पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये चीनी जाल से क्या है, हूबहू मिलता जुलता है। और उन्हें चीनावला कहते हैं। क्या बोलते हैं, चीनावला बोलते हैं, चीनावला बोलते हैं। और तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। और इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो केरल की जो उपजाऊ जमीन है वो जलवायु है, ये चावल की खेती के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो वहाँ के अधिकतर लोग हैं जो मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षक है, नाव प्रतियोगिता। कौन सा त्योहार है केरल के अंदर, ओणम। तो देखते हैं आगे। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो केरल और लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है, सांस्कृतिक परिस्थिति, वो सब क्या है, अलग अलग है। वही हम भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों से प्रभावित किया है। तो दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले यात्रियों ने या व्यापारियों ने क्या किया है, प्रभावित
किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वही लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। तो केरल के जो भौगोलिक स्थिति, उन्होंने जो मसालों की माध्यम से व्यापारियों को खींचा। तो केरल लद्दाख के जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र थे, तो ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बातें नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो काम के लिए क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। तो अपन काम के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो अपना जो रीति रिवाज है, जीने का तरीका है, वो धीरे धीरे नए क्षेत्र के अनुसार हो जाता है। और यहाँ जहाँ हम पहुँचते हैं, ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब आगे देखते हैं विविधता में एकता, यानी विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। क्या है, ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, यानी विविधता में एकता, जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। तो जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो भारत के लोगों ने, यानी विविधता में भी एकता, सभी ने मिलकर, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर, स्त्री पुरुषों ने मिलकर अंग्रेजों का क्या किया था, सामना किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से क्या किया, विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफी विविधता है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि वो भारत के लोगों में क्या है, फूट डाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन उनमें क्या है, काफी विविधता है, लेकिन भारत के लोग हैं जो विविधता में एकता, यानी देश के सम्मान के अंदर वो क्या है, सभी एक साथ खड़े हो गए और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही बिनो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वे सब क्या है, एक थे। अब ये छोटा सा गीत देखते हैं अपन। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियां में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलियाबाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे। हिंदू और मुसलमान की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारी। ये भारतीय जन नाट्य संघ, यानी ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू साहब। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। कौन सा गीत, जो अभी अपन ने गाया, एक बार अपन दोबारा देखते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियां में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे। गोली खा के सोए जलियाबाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे। हिंदू और मुसलमान की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। तो ये जो गीत है, ये अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी। तो खुलेआम क्या चलवा दी, गोलियां चलवा दी थी। और जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे, महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, जितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, उसमें से बहुत लोगों की जाने गई और उससे भी ज्यादा लोग क्या है, घायल हुए। ये गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया। तो जलियांवाला बाग के अंदर लोग जो इकट्ठे हुए,
और जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके विरोध में चर्चा है जो कर ही रहे थे। तो एक अंग्रेज जनरल ने क्या है, ब्रिटिश जनरल था, उन्होंने गोलियां चलवा दी, इसमें कई लोग मारे गए और उनसे भी ज्यादा लोग हैं जो घायल हो गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा, जवाहरलाल नेहरू की अपनी जो किताब है उसका नाम है भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे। उन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो नेहरू साहब ने हमें अनेकता में एकता का विचार दिया। इसी के साथ अपना जो पहला अध्याय है वो होता है पूरा। और देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर अध्याय दूसरे के साथ, विविधता एवं भेदभाव। तो ये अपन पढ़ेंगे वीडियो संख्या 2 में। धन्यवाद।